हेलो जेंटलमैन कैडेट्स एंड लेडीज, माय नेम इज आर्यन और आज मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आ चुका हूँ? आज मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 11। इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में हमारा लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से हमारी शुरू हो गई है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। ठीक है। एक ट्रांजैक्शन पीरियड था मिडिवल से मॉडर्न में आने के लिए, ये वो टाइम था जब यूरोपियंस इंडिया में आ रहे थे। ठीक है। स्टार्ट करने से दो बातें। पहली, जो कोई भी सीडीएस सीएपीएफ एफकेट या एनडी के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से। दूसरी, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कंटेंट क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है? पोर्चुगीज इन इंडिया, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, डेनिश, सक्सेस और कंक्लूजन। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये यूरोपियन सेटलमेंट्स है इंडिया में, ये मैंने मैप लगाया ताकि आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ पाए। ठीक है। इसलिए मैंने ये मैप लगाया है यूरोपियन सेटलमेंट्स का इन इंडिया में। ठीक है। तो टाइम था 1498। स्टार्ट करता हूँ। और उस टाइम रोमन अंपायर का राज था यूरोप में। सुना होगा आप लोगों ने, अपने स्कूल्स में पढ़ा होगा रोमन अंपायर ना। 1498 का टाइम था, यूरोप में थी रोमन अंपायर। उस टाइम यूरोप में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम रेनेसां। रेनेसा मतलब क्या होता है सर? ये तो हम पता ही नहीं। रेनेसा मतलब होता है एनलाइटमेंट। मतलब हर चीज बदल रही थी। जैसे मान लो लिटरेचर में नई डेवलपमेंट्स हो रही थी, रेवोल्यूशन आ रहा था। लिटरेचर, बुक्स, पोएट्री। ठीक है। टेक्नोलॉजी बदल रही थी। ठीक है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल रहा था। एक एक पीरियड चेंज हो रहा था। टाइम एक होता है ना, फ्रेम, टाइम फ्रेम। कि लोगों का एक टाइम फ्रेम चेंज हो रहा था, लोगों के जीने का नजरिया चेंज हो रहा था। लोगों, जो भी नई चीजें हो रही थी उस टाइम रियलाइज हो रही थी। ठीक है। तो उस चीज को बोला जाता है रेनेसांस। ठीक है। ठीक है। समझे? तो रेनेसा जब हुआ, रेनेसा जब पीरियड आया, एक बात बताओ मुझे सबके सब। ठीक है। जब कहीं भी किसी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, ठीक है, किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर अच्छा होगा तो उस कंट्री में डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी ना। परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, लोग खर्च करने को रेडी होंगे, तो उनकी डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से। एडवांस चीजें, क्योंकि रेनेसा मतलब ही एडवांस होता है, एनलाइटमेंट होता है, नई नई चीजें। तो उस टाइम रोमन अंपायर जो थी, रेनेसा पीरियड में आ गया था पूरा यूरोप। यूरोप में थी रोमन अंपायर। यूरोप। तो इस चीज को देखते हुए जो वहां के किंग थे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमें जाना है अब भ्रमण पे। क्यों भ्रमण, मतलब कैसा? भाई एक बात बताओ, जब रेनेसा पीरियड आया था उसका मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ लिटरेचर ही अच्छा हो रहा था या सिर्फ कुछ ही चीज अच्छी हो रही थी। नहीं, टेक्नोलॉजी आ रही थी, ऐसे ऐसे शिप्स आने लग गए थे कि आप कई दिनों तक क्या कर सकते हो, कई दिनों तक क्या कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। कई दिनों से कर सकते, क्या कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। तो जब किसी चीज का आविष्कार होता है तो एक एक वो क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन और एक क्यूरियोसिटी जगती है ना अंदर की, हमें देखना चाहिए दुनिया इससे भी बाहर है। और भी बाहर 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 क्या क्या है। ठीक है। क्योंकि वो लोग कभी बाहर गए नहीं थे। समझे? तो इस चीज को देखते हुए ये सारी चीजें होती हैं। तब तब पोर्चुगीज का आगमन होता है इंडिया में। किसके थ्रू? ये लिस्बन यूरोप में है, पुर्तगाल की कैपिटल है। ये निकलते हैं यहाँ से, यहाँ से निकलते हैं और इंडिया पधारते हैं, कालीकट, जो आज की केरला में है। ठीक है। कालीकट। ठीक है। कालीकट। ठीक है। तो पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस अराइव इन इंडिया एंड दे वर आल्सो लास्ट टू गो। देखो वही स्पिरिट ऑफ द रेनेसां विद द डिमांड्स ऑफ एडवेंचर कैप्टिवेटेड यूरोपियन इन 15th सेंचुरी। वही बात की जा रही जो मैंने आप लोगों को बताया। ड्यूरिंग दिस टाइम यूरोप अचीव सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रूज इन शिप बिल्डिंग। देखो वही शिप बिल्डिंग चेंज हुआ तो पूरा सर्कल चेंज हुआ, शिप बिल्डिंग बढ़ने लगे, शिप बिल्डिंग हुई, नेविगेशन के रास्ते खुल गए। ठीक है। नए नए तरीके एक्सप्लोर करने के मौके मिले, तो इसलिए ये लोग निकलते हैं इंडिया। As a result, there was a strong desire throughout Europe for daring maritime trips, maritime समुद्र के रास्ते, टू टू द ईस्ट। भारत यूरोप के ईस्ट साइड है। ठीक है। अगर इस नजर मान लो ये यूरोप है, तो इस तरफ से ये जो है इनके ईस्ट साइड पड़ता है। ठीक है। अनएक्सप्लोर्ड रीचेस, किसकी वजह से? याद रखना, रेनेसांस की वजह से, मैंने बताया। ठीक है। चलो देखो, डिस्कवरी ऑफ सी रूट, डिस्कवरी ऑफ सी रूट इन इंडिया। Historians have noted that discovery
ओशन रूट टू इंडिया बिकम ऑब्सेशन। जो पुर्तगाल का, क्या बोलते हैं, पुर्तगाल का जो क्या था, किंग था ना, प्रिंस था सॉरी, उसका नाम हेनरी था। उसके अंदर एक ना ऑब्सेशन थी, ठीक है, जिसको इसी रीजन की वजह से उसे नेविगेटर भी बोलते थे। ठीक है, ठीक है। और एक्चुअली ना, जो इंडिया था, इंडिया से आते थे मसाले, ब्लैक पेपर, काली मिर्च आते थे। तो वो जिससे सामान खरीदते थे, वो जिससे सामान खरीदते थे वो थे, क्या थे, मुस्लिम्स थे। तो जो पूरा ट्रेड रूट था ना समुद्र के रास्ते, वो मुस्लिम द्वारा डोमिनेटेड था। और रेनेसांस आ चुका था, तो इतने सक्षम हो गए थे यूरोपियंस कि वो लोग क्या कर सकते थे, खुद के शिप अच्छे बना सकते थे, खुद की शिप बिल्डिंग नेविगेशन कर सकते थे। तो इसलिए प्रिंस हेनरी ने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, एक एक्सपीडिशन भेजेंगे। ठीक है। तो जो किंग पुर्तगाल के और स्पेन के किंग थे, उन्होंने दुनिया को डिवाइड कर लिया, नॉन क्रिश्चियन एरियाज को। 1497 में कौन से ट्रीटी के तहत, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस 1494 में हुई थी। एक इमेजनरी लाइन बना ली, एक इमेजनरी लाइन बना ली, ऐसे दिख रही है, ऐसे इमेजनरी लाइन बना ली, और वर्ल्ड को ऐसे डिवाइड कर दिया कि भाई आधा वर्ल्ड आप एक्सप्लोर करोगे, या वेस्ट साइड आप एक्सप्लोर करोगे, ईस्ट साइड आप एक्सप्लोर करोगे। समझ रहे हो? तो इस चीज के तहत क्या हुआ कि 1300 माइल, देखो लिखा भी, इमेजनरी लाइन इन द अटलांटिक अबाउट 1300 माइल्स। 1 किलोमीटर में 1 माइल्स होता है 1.6 किलोमीटर, तो लगा लेना कितना हो रहा है, वेस्ट टू द केप वर्ड आइलैंड्स। ठीक है। पुर्तगाल कुड क्लेम एंड ऑक्यूपाई एनीथिंग टू द ईस्ट ऑफ द लाइन। जो लाइन के ईस्ट साइड था वो पुर्तगाल को मिला, और जो वेस्ट साइड था वो स्पेन को मिला। इस पैक्ट के तहत जो ट्रीटी हुई थी ना, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस 1494। ठीक है। और ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया। एज आ रिजल्ट द सीन वॉज सेट फॉर द पोर्चुगीज इंट्रूशन इनटू इंडियन ओशन। और यही वो चीज बनती है जिससे पोर्चुगीज कहाँ पहुंचते हैं, इंडियन ओशन में। बर्थोलोमवी दाइस अ पोर्चुगीज नेविगेटर क्रॉस द केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका। अफ्रीका में ऐसे, जैसे अब अगर ये अफ्रीका है ना ये, तो ऐसे केप ऑफ गुड जगह है। तो जब जो दाइस था वो जब क्रॉस कर रहा था केप ऑफ गुड को, अफ्रीका 1497 में, जब ट्रेवल अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट बिलीविंग दैट लॉन्ग शॉर्ट, यार ये क्या दिक्कत आ रही है यार। तो जब अफ्रीका 1487 में जब ट्रैवल कर रहा था दाइस ईस्ट कोस्ट की तरफ, ठीक है, एक सेकेंड, जब वो ईस्ट कोस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा था ना, तब उसको लगा कि उसने इंडिया को डिस्कवर कर लिया। उसको ऐसा लगा जैसे उसने इंडिया डिस्कवर कर लिया, बट उसने इंडिया डिस्कवर नहीं किया था, उसने अफ्रीका डिस्कवर किया था। ठीक है। तब एक एक्सपीडिशन भेजा जाता है पोर्चुगीज शिप सेट फॉर इंडिया बेयरली 10 ईयर्स लेटर, उसके 10 साल बाद, जो 11 महीने से भी कम टाइम में 1498 मई के महीने में कहाँ पहुंच जाता है, कालीकट। कहाँ पहुंच जाता है, कालीकट। और उसको लीड कौन करता है, वास्को डी गामा। 3 ships अंडर वास्को डी गामा टू कालीकट में 1498 हेडेड बाय गुजराती पायलट। उस पायलट कौन हेड कर रहा था, अब्दुल माजिद, जो एक गुजराती पायलट था। इसकी सिग्निफिकेंट है इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा। ठीक है। और वास्को डी गामा जब इंडिया आया था, ये वास्को डी गामा है, जब वास्को डी गामा इंडिया आया था, जब वास्को डी गामा इंडिया आया था तो वो 3 महीने रहा है। ठीक है। और यहाँ 3 महीने रुक के वैल्यूबल कार्गो सामान खरीद के, ठीक है, प्रॉफिटेबली सोल्ड करता था कहाँ, यूरोपियन मार्केट्स में। क्यों? क्योंकि बीच के जो मुस्लिम डोमिनेंस ट्रेडर थे, मर्चेंट्स थे, उनका सीन ही खत्म कर दिया उसने। एक बात बताओ, मुझे सिंपल एक चीज बताना। मान लो ये फैक्ट्री है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये शॉप, ये कंज्यूम, ये मान लो, ये आप हो, डिस्ट्रीब्यूटर शॉप मान लो। फैक्ट्री से माल शॉप में आता है, शॉप से हम पे आता है। तो फैक्ट्री से ज्यादा खरीदने में फायदा है या यहाँ से खरीदने में ज्यादा फायदा है? डायरेक्ट फैक्ट्री से सस्ता पड़ेगा। मुस्लिम्स क्या करते थे, जो मर्चेंट्स थे, वो 10 गुना दाम पे बेचते थे। 10%, मतलब 10 गुना। अगर कोई चीज 2 रुपए, अगर कोई चीज मान लो 10 रुपए की है, तो वो कितने की बिकेगी, 100 रुपए की बेचते थे वो, यूरोप में। और वो इतने सक्षम हो गए थे रेनेसांस की वजह से कि वो खुद का सब कुछ कर सकते थे, इसलिए ये चीज हुई। समझे? समझे? 1500 1501 वास्को डी गामा रिटर्न टू इंडिया, वो वापस इंडिया आया 1501 में। वैन वास्को डी गामा मिक्स इकोनॉमिक ग्रिड विद वायलेंट हेट्रेड एंड इन्फ्लेटेड रिवेंज ऑफ अरब कॉमर्स एवरीवेयर ही कुड, द जैमुरिन रिफ्यूज टू एक्सक्लूड अरब मर्चेंट्स इन फेवर ऑफ द पोर्चुगीज। मतलब उनके ना, देखो, जो अरब थे ना, उनके प्रति ये जितने भी यूरोपियंस थे, इनके अंदर हेटरेट था।
क्योंकि वो 10 गुना दाम पे बेचते थे। ठीक है, उनकी मोनोपोली थी उस टाइम तक। ठीक है, इसी चीज को उसने जैमोरिन के सामने रखा, बट जैमोरिन ने मना कर दिया, वो पोर्चुगीज के फेवर में नहीं आया। लेकिन उसको परमिशन मिल गई थी फैक्ट्री बनाने की वास्को डी गामा को, तो उसने अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली थी? कन्नूर में, ट्रेडिंग फैक्ट्री। ठीक है, और ऐसी कालीकत, कन्नूर और कोचीन, जिसको हम C3 से याद कर सकते हैं, कालीकत, कन्नूर और कोचीन। ठीक है, वो क्या बन गए? कॉमर्स ट्रेड बन गए। ठीक है, कॉमर्स सेंटर्स बन गए पोर्चुगीज के। समझे? अगले हैं फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जो वास्को डी गामा के बाद है। अभी हम पोर्चुगीज ही पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। 1505 की बात है, उस टाइम जो किंग थे फेर्डिनेंड वन पुर्तगाल के, उन्होंने फ्रांसिस्को डल मैडा को ना, ये फ्रांसिस्को डल मैडा, इनको क्या करा? अपॉइंट किया। क्या किया? अपॉइंट किया एज अ गवर्नर। प्रोवाइड हिम विद द एडुकेंट ट्रूप्स टू प्रिजर्व पोर्चुगीज इंटरेस्ट, क्योंकि इतने तो वास्को डी गामा ने ट्रेड फैक्ट्रीज खोल चुका था, C3। ठीक है, याद रखना, C3। तो उनको गवर्नर अपॉइंट करा गया फ्रांसिस अल्मेडा को। तो उसको टास्क दिया कि भाई तुम कंसोलिडेट करोगे पोर्चुगीज पोजीशन को इंडिया में, और डिस्ट्रॉय करोगे मुस्लिम्स को। जो मुस्लिम द्वारा ट्रेड कहाँ कॉन्कर करा, मतलब जो डोमिनेट करा गया, एडन, ओरमस और मलक्का वाला जो रूट था। ठीक है, तो ये उनको टारगेट दिया गया। ठीक है, तो जो पोर्चुगीज स्क्वाड्रन वाज बीटन बाय द कंबाइंड इजिप्टियन एंड गुजरात नेवीज इन नेवल एक्शन ऑफ कोस्ट ऑफ दीव, दमन दीव की बात हो रही है। जो पोर्चुगीज स्क्वाड्रन थी ना नेवी की, उनको हराया गया किसके द्वारा? इजिप्टियंस और गुजरात नेवीज के द्वारा कंबाइंड, 1507 में। जिसमें क्या होता है, अल्माइडा का बेटा क्या हो जाता है? स्लिंग, मतलब डेथ, मर जाता है, मर्डर हो जाता है, किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ही अल्माइडा क्या करता है? बदला लेता है, दोनों आर्मी को हराता है। ठीक है, और अल्माइडा को जो ड्रीम था ना, वो था रूल ऑफ इंडियन ओशन, मास्टर ऑफ इंडियन ओशन। और इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आया था अल्माइडा के साथ, जिसको बोला गया क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हम कार्तेज सिस्टम भी बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर कभी इससे क्वेश्चन आया तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी, मास्टर ऑफ, मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब होता है मास्टर ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, आगे बढ़े। तो भाई वास्को डी गामा आ गया, अल्माइडा आ गया, फिर कौन आता है? फिर आता है अल्फांसो डू अल्बुक्यूर्की। अल्बुक्यूर्की, ठीक है, हु टुक ओवर एज अ गवर्नर ऑफ इंडिया व्हेन अल्माइडा डाइड। अल्माइडा की डेथ के बाद अल्बुक्यूर्की को बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? गवर्नर। ट्रू क्रिएटर ऑफ पोर्चुगीज अथॉरिटी इन ईस्ट, मिशन ही फिनिश बिफोर हिज डेथ। इनको ट्रू फाउंडर बोला जाता है पोर्चुगीज का इंडिया में। ठीक है, by creating stronghold commanding all of the sea exist, he ensured पुर्तगाल strategic control। इनका जो काम था, इनको बोला गया था कि भाई तुम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल संभाल लोगे पुर्तगाल का। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, तो इनका लीडरशिप के तहत ना एक परमिशन सिस्टम बनाया गया, जिसके तहत जो भी शिप आएगा इनके पोर्ट के थ्रू, जो रूट के थ्रू, वो क्या लेगा? इनकी परमिशन लेगा। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे अबॉलिशन ऑफ सती हुआ था, सती प्रथा को रोका गया था। समझे? समझे? अगले जो थे वो थे नीनो दो कुना। ये नीनो दो कुना है। 1529, Nino do Cunha was appointed governor of Portuguese interest in India. Almost a year later, Portuguese administrator in India moved its headquarter। इन्हीं के टाइम पे कोचीन से गोवा इनकी क्या कैपिटल शिफ्ट हो गई थी। ठीक है, इनको बाद में इनका गवर्नर बनाया गया। ठीक है, ड्यूरिंग स्ट्रगल मुगल एम्पर हुमायूं बहादुर शाह गुजरात enlisted the support of the Portuguese by transferring the island of Basin along with its independent and income to them in 1534। ये वही टाइम था जब हुमायूं का राज था इंडिया में। तो जो बहादुर शाह थे गुजरात के, उन्होंने उनकी हेल्प करी थी। ठीक है, ट्रांसफरिंग द आइलैंड, बेसिन नाम का एक आइलैंड है जिसको आज वसई बोलते हैं, मुंबई वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसको गेन करने में। ठीक है, और ही ऑफर देम एज अ बेस इन दीव। ही कौन? बहादुर शाह ऑफ गुजरात। उसने ही दमन दीव में इनको क्या बेस ऑफर किया था। Nino do Cunha also aimed to enhance Portuguese influence in Bengal by placing many Portuguese nationals in city of Hooghly। सिटी ऑफ हुगली की बात हो रही है, हुगली रिवर है बंगाल में। ठीक है, तो ये वो थे जिन्होंने बंगाल में पोर्चुगीज के कदम रखे थे। ठीक है, उन लोग नेशंस, वहां के लोगों को बसाना शुरू करा था पोर्चुगीज के बंगाल में। समझे? नेक्स्ट जो आते हैं पोर्चुगीज के बाद, वो आते हैं डच। ठीक है, अंडर द नेम वीरेंद्र ओस्ट इंडीज कंपनी, जिसको हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, जो कौन सी ईयर में फाउंड हुई थी? 1602 में। ठीक है, इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाई। कमर्शियल टर्मिनल्स इनकी कौन कौन से थे जहाँ ट्रेड के, ये लोग ट्रेड के पर्पज से आए थे यार, सब पता है। तो गुजरात में सूरत, बहरौच, कंबे, अहमदाबाद, केरला के कोचीन, बंगाल के चिंचोरा, बिहार का पटना और उत्तर प्रदेश का आगरा में। ठीक है, और इन्होंने अपना बेस किसको बनाया? पुलिकेत को, जो कहा है आज तमिलनाडु में है। ठीक है, बाद में नागपट्टनम बन गया था।
ठीक है, दे डिफीटेड द पोर्चुगीज इन 17th सेंचुरी, इन्होंने पोर्चुगीज को 17th सेंचुरी में हराया, एंड मोस्ट पावरफुल फोर्स इन यूरोपियन कॉमर्स इन ईस्ट। फिर ये यूरोप में सबसे, यूरोपियन कॉमर्स में ईस्ट साइड में सबसे पावरफुल फोर्स बन गए थे, किसको हरा के? पुर्तगाल को हरा के, पोर्चुगीज को हरा के। They expelled the Portuguese out of the Malay Strait and Indonesian island and thwarted English attempt to settle there। मतलब इन्होंने पोर्चुगीज को मलाई स्टेट, इंडोनेशिया के पास है आइलैंड में, उनको वहां से हटाया, और इंग्लिश के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में क्या बन गए? एक बैरियर बन गए उनको। ठीक है, ठीक है, और 1623 में वहां ये सेटल हो जाता है। समझे? ठीक है, तो एंग्लो, एंग्लो किसके लिए यूज हो रहा है? एंग्लो यूज हो रहा है ब्रिटिशर्स के लिए, और डच जिसके बारे में पढ़ा है, तो इनकी रिवाइलरी थी। ठीक है, इनकी रिवाइलरी थी। यार एक बात है ना, देखो यूरोप में थे बट अपनी अपनी एथिक्स, अपने अपनी एथेनिसिटी को सुप्रीम मानते थे सब। ठीक है, ये इंडिया में आके तो एकता दिखाते थे कि वी आर यूरोपियंस एंड ऑल, बट वैसे एक दूसरे के दुश्मन थे, वैसे एक दूसरे के दुश्मन थे। ठीक है, इंग्लिश वर ऑल्सो गेनिंग इंपॉर्टेंस इन ईस्टर्न ट्रेड एट दिस टाइम। ये वो टाइम आ चुका था जब इंग्लिश भी आ चुके थे, और वो क्या, गेन, इंपॉर्टेंस गेन करने लग गए थे। ठीक है, ठीक है, कमर्शियल कंपटीशन बढ़ गया था, तो इस कमर्शियल कंपटीशन की वजह से ही एक दूसरे का गला काटने के लिए रेडी रहते थे कि भाई हम ट्रेड करेंगे, हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि प्रॉफिटेबल था, क्योंकि प्रॉफिटेबल था, प्रॉफिटेबल था यार, बहुत प्रॉफिटेबल था। आफ्टर इयर्स ऑफ फाइटिंग बोथ पार्टीज, इन दोनों के लिए हो रहा है, बोथ पार्टीज एग्री 1667 which British promised to relinquish all claims to Indonesia, and Dutch agreed to leave India to focus on their more successful commerce in India। 6067 में एक चीज होती है जिसमें बोल देते हैं कि भाई लंकेश कर देंगे, मतलब हम हट जाएंगे, गिव अप कर देंगे ब्रिटिशर्स किसको? इंडोनेशिया को, और डच इंडिया छोड़ देंगे, और वो ट्रेड करेंगे सिर्फ इंडोनेशिया में। They had a monopoly on the black pepper and spices trade, silk, cotton, indigo, rice, opium were the most significant India goods sold by Dutch। इन सब पे मोनोपोली थे डचेस की। ठीक है, द एंग्लो डच कॉम्पिटिशन लास्टेड अराउंड 7 years, 7 साल तक, सोच रहे हो? ठीक है, विच टाइम द डच लॉस्ट वन बाय एन अदर कॉलोनी। ठीक है, इस तरीके से एक एक करके वो अपनी हर कॉलोनी हारते गए। एंड में क्या आता है? एक बैटल होती है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बिडारा, जिसमें इंग्लिश डच को खत्म कर देते हैं, हरा देते हैं। और इस बैटल को याद रखना, क्योंकि ये PYQ है, कि बैटल ऑफ बिडारा किस किस के बीच में हुई थी। समझे? तो बैटल ऑफ बिडारा ब्रिटिशर्स और डच के बीच में हुई थी। समझे? ठीक है, बैटल ऑफ बिडारा में वो हार गए, फिर डिक्लाइन होता है डचेस का। ठीक है, रिटेलिएशन एंडेड इन द डच बीइंग डिफीटेड बैटल ऑफ हुगली। फिर फाइनल एक वॉर होती है हुगली में, जिसमें वो पूरी तरीके से हार जाते हैं, और डच जो होते हैं वो सिर्फ, वो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं थे एम्पायर बिल्ड करने में, वो ट्रेड के पर्पज से आए थे। ठीक है, इन एनी इवेंट देयर मेजर इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाज इंडोनेशियन, तो उनको सिर्फ इंडोनेशिया से ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती है, और फिर वो वहीं से अपना प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने डच को क्या कर दिया? साइडलाइन कर दिया। समझे? नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। द इंग्लिश एसोसिएशन और कंपनी टू ट्रेड विद द ईस्ट वाज फाउंडेड अबाउट 5059 बाय द ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। जो इंग्लिश थे वो मर्चेंट्स का ग्रुप था, व्यापारियों का, जिसको बोलते हैं मर्चेंट एडवेंचर्स। फिर क्वीन एलिजाबेथ जो होती है उस टाइम की क्वीन, अभी रिसेंटली डेथ हुई है क्वीन एलिजाबेथ की, ग्रांटेड कॉर्पोरेशन और रॉयल चार्टर, वो एक चार्टर निकालती है क्या, ठीक है, जिसके तहत 31 दिसंबर 1600 के दिन एक कंपनी बनती है सारे मर्चेंट्स की, जिसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। समझे? अब कैसे राइज होता है इंग्लिश का? इंग्लिश का, ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं किसके कोर्ट में? जहांगीर की कोर्ट में 1609 में, परमिशन मांगने की चीज के लिए? ट्रेड करने के लिए सूरत पोर्ट से। बट डिक्लाइन कर देते हैं, क्यों? क्योंकि पोर्चुगीज का प्रेशर था, वो अपने पैर जमा चुके थे पोर्चुगीज। समझे? लेटर इन 1612 सी जहांगीर गिव द ईस्ट इंडिया परमिशन बिल्ड अ फैक्ट्री। बट बाद में 1612 में जहांगीर परमिशन दे देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई आप अपनी फैक्ट्री बना लो सूरत में। ठीक है, फिर सर थॉमस रो आते हैं मुगल कोर्ट में, किसके एनवे बन के? जेम्स बन के, जो किंग थे इंग्लैंड के। 1615 में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं किसमें? फरमान लेने में, परमिशन लेने में, फैक्ट्रीज बनाने के लिए अलग अलग रीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग रीजन्स में। तो इसी के साथ ब्रिटिशर्स अपनी फैक्ट्रीज बनाते हैं, कहाँ कहाँ? आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, बहरूच बाय 1619। ठीक है, और मुसलीपट्टनम वाज द साइट ऑफ द इंग्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ। पहली साउथ में कहाँ फैक्ट्री बनती है? मुसलीपट्टनम में। फ्रांसिस डे
ब्रॉट मद्रास फ्रॉम द राजा ऑफ चंद्रगिरी। जो फ्रांसिस डे थे वो मद्रास के राजा चंद्रगिरी से क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मद्रास ले लेते हैं राजा ऑफ चंद्रगिरी से, ठीक है। एंड उसको वहां क्या बनाते हैं, अपना फोर्ट बनाते हैं, जिसको हम आज भी जानते हैं सेंट जॉर्ज के नाम से, फोर्ट सेंट जॉर्ज। कभी जाना, ठीक है, कभी जाना हुआ मद्रास, ठीक है, तमिलनाडु, तो वहां देखना। ऑन द कोरमंडल कोस्ट मद्रास क्विकली डिस्प्लेस मुस्लिम पट्टनम एज इंग्लिश हेडक्वार्टर। तो बाद में मुस्लिम पट्टनम को क्या बनाया जाता है, इंग्लिश का हेडक्वार्टर, ठीक है। इन 1668 English East India Company purchased Bombay from Charles II, then King of England, and Bombay become the company West Coast headquarter। अब बोलोगे कहीं सर परचेज कैसे, मैं बताता हूँ। ये है, ठीक है, जो पोर्चुगीज थे उनके अंडर था बॉम्बे, बट किंग चार्ल्स टू जो थे ये, इनकी शादी हो जाती पोर्चुगीज के किससे, पोर्चुगीज के किंग की बेटी से, जिसका नाम था कैथरीन। तो एज अ गिफ्ट के फॉर्म में वो इनको क्या दे देते हैं, बॉम्बे। तो बॉम्बे वेस्ट कोस्ट बन जाता है हेडक्वार्टर किसका, ब्रिटिशर्स का। और इससे पहले वो मछलीपट्टनम मद्रास को अपना हेडक्वार्टर बना ही चुके थे, वेस्ट में वो, ईस्ट में ये, ठीक है। समझ रहे हो, साउथ में समझ रहे हो, तो ये कहानी। जॉब चानूक फाउंडेड इंग्लिश वर्कशॉप इन अ रीजन नेम सतुनिति। अब ये बोलोगे सतुनिति क्या है, कोलकाता में, कोलकाता में है, ठीक है, ठीक है। इट अल्टीमेटली बिकम द सिटी ऑफ कोलकाता विच वाज होम टू फोर्ट विलियम। वहां फोर्ट विलियम है, लेटर बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बाद में कोलकाता क्या बन जाता है, ब्रिटिशर्स की कैपिटल, वहां फोर्ट विलियम बनाया जाता है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के बाद कौन कौन से टाउन आ गए, मद्रास आ गए, बॉम्बे आ गए, कोलकाता आ गया। ये तीन मेट्रोपॉलिटन सिटीज तो आ गई थी। एज अ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंडेड प्रोविंसेस, इट वाज अ वर्ड ऑफ बिकमिंग अ सोवरेन स्टेट इन इंडिया। ये वो टाइम था जब एक सोवरेन स्टेट की तरफ बढ़ रही थी क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि थ्री मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज तो आ गई थी, ये राइज हो रहा था इंग्लिश का, ठीक है। एज इंग्लिश मिशन हेडेड बाय, जो इंग्लिश का मिशन था, जो इंग्लिश जो हेड कर रहा था वो कौन थे, जॉन सरमन, टू द मुगल एम्पर। उस टाइम जो मुगल एम्पर था फारूक शियार, 1715 में फरमान जारी करता है कि कंपनी को ग्रांट कर दिया जाए क्या, इंपॉर्टेंट राइट्स, किस चीज के, हैदराबाद के, गुजरात के और बंगाल के। ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट है, इसको गोल्डन फरमान भी बोलते हैं, गोल्डन फरमान भी बोलते हैं, 1717 1715 गोल्डन फरमान बाय फारूक शियार। ये टर्निंग पॉइंट था जिसने इन तीनों जगह के राइट्स दे दिए कंपनी को, समझे, समझे। ये राइज था इंग्लिश का। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा फ्रेंच का। कोबेल्ट मिनिस्टर था अंडर लुइस 16 के, जो किंग था वहां का। तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। फिर फ्रांसिस कैरोन एस्टेब्लिश करते हैं पहली फैक्ट्री, कहाँ, सूरत में, 1668 में। फिर मार्करा बिल्ड अप फैक्ट्री एंड मुटलीपट्टनम 1669 में। फिर फ्रांसिस मार्टिन क्रिएट पौंडीचेरी, फोर्ट लुइस, वहां फोर्ट लुइस बनाया जाता है। पौंडीचेरी गढ़ था, पौंडीचेरी जो था ना वो गढ़ था किसका, फ्रांस का। लेटर बिकम द सीट ऑफ द फ्रांस होल्डिंग इन इंडिया एंड ही सर्व एज इट्स फर्स्ट गवर्नर। फ्रांसिस को मार्टिन जो थे वो फर्स्ट गवर्नर थे जिन्होंने सर्व किया था एज अ पोर्चुगीज का, पोर्चुगीज बोल रहा हूँ, पौंडीचेरी में, फ्रांस के बिहाफ में। फ्रांस टू चंद्र नागौर नियर कोलकाता फ्रॉम गवर्नर शेषता खान। चंद्र नागौर कोलकाता के पास गवर्नर से ले लेते हैं, शेषता खान जो गवर्नर था 1690 में, ठीक है। एट बालासोर माहे कासिम बाजार, ठीक है। ये उड़ीसा में है, ये कोलकाता में है, ठीक है, ये भी कोलकाता में है। और यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज बनाते हैं इन सारी जगहों पे, ठीक है। शेषता खान से गवर्नर, जो शेषता खान था उससे चंद्र नागौर लेके, ठीक है। द एडवेंट ऑफ फ्रेंच गवर्नर जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स। डुप्लेक्स बहुत भयंकर आदमी था यार। डुप्लेक्सिस को बोला जाता है फ्रेंच का किंग मेकर। वो ना होता तो आज फ्रेंच के बारे में इतना पढ़ना रहे होते, सच बता रहा हूँ। इन इंडिया इन अराउंड 1742 सी मार्क द स्टार्ट ऑफ एंग्लो फ्रेंच वॉरफेयर। जब से डुप्लेक्सिस फ्रेम में आता है तब से एंग्लो और फ्रेंच वॉरफेयर, एक लड़ाई की शुरुआत हो जाती है, जो बाद में जाके कर्नाटिक वॉर्स में बढ़ती है। कर्नाटिक एक एरिया था ईस्ट, जैसे ये है ना, तो ये हमारा ईस्ट कोस्ट हो गया, ये वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट। तो इस एरिया को, जो ये वाले एरिया थे, इन चीजों को लेके इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, इसी एरिया को कर्नाटिक एरिया बोला गया, तो इसलिए इनका नाम कर्नाटिक वॉर रखा गया, ठीक है। पौंडीचेरी द नर्व सेंटर ऑफ फ्रांस, फ्रेंच। पौंडीचेरी मैंने, ये देखो ये प्लानिंग है, यहाँ रहते थे, ये पूरा आप देख रहे हैं बाउंड्री, ये ब्रिटिशर्स का था, इसलिए मैंने फोटो लगाई ताकि आप समझ सको। पौंडीचेरी गढ़ था, मैंने फिर बोला, उन्होंने अपने होल्ड बना रखे थे। पूरा पौंडीचेरी फ्रांस को बसाया हुआ है, ठीक है।
फ्रांसिस मार्टिन, डायरेक्टर ऑफ मुसलीपट्टनम फैक्ट्री, ग्रांटेड लोकेशन फ्रॉम द कॉलोनी 1673 बाय शेर खान लोधी, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ वलीकंठपुरम अंडर बीजापुर सुल्तान। वो शेर खान लोधी से क्या ले लेते हैं, कॉलोनी ले लेते हैं, ग्रांटेड लोकेशन वहां अपनी बनाने के लिए, जो क्या था, वलगंडापुरम का क्या था, बीजापुर सुल्तान के अंदर आता था एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए। ये पौंडीचेरी की बात हो रही है। ठीक है, फिर 1674 में फ्रांस गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन नेक्स्ट ईयर क्या बनाता है, पौंडीचेरी को एस्टेब्लिश करता है। Other section of India, notably coastal regions, were also home to the French company plants. The French East India Company commercial centers कौन कौन से थे, माहे, कराईकाल, बालासोर, कासिम बाजार। ये भी कोलकाता में, ये भी कोलकाता में। Francis Martin established Pondicherry as a significant location after gaining command 1674. It was after all the France based in India। ठीक है, वो ये फिर ये फ्रांस का क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। ठीक है, और इतने एंग्लो फ्रेंच रेवलरी शुरू हो गई थी जिसकी लड़ाई को बोला गया था कर्नाटिक, कर्नाटिक एरिया को लेके। तो जो पहली एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई थी यूरोप में ट्रिगर हुई थी, उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा था, इंडिया में। अब एक बताओ, रशिया यूक्रेन चल रहा है, उसका इम्पैक्ट इंडिया में तो पड़ रहा है। तो इसी तरीके से तो एंग्लो फ्रेंच जो वॉर हुई थी ना, उसका पहला रीजन ये था कि ऑस्ट्रियन वॉर हो रही थी सक्सेशन के लिए। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया में कौन सक्सीड करेगा उसको लेके यूरोप में पहली से लड़ाई चल रही थी। ठीक है, तो उसी का इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में, जो कहाँ किस किस के बीच में हुई, जो किस किस के बीच में हुई, इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में। फिर इसी के तहत एक ट्रीटी होती है इस वॉर में, एक्जिला चैपले, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोला गया कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन टू अ क्लोज कंक्लूड फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। इस ट्रीटी हुई और इस कंक्लूजन पे, इस ट्रीटी के तहत पे पहली लड़ाई क्या रोकी जाती है। इसमें यह हुआ कि मद्रास वॉज रिटर्न टू द इंग्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी वाइल द फ्रेंच रिसीव देयर कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका मतलब इंग्लिश को मद्रास वापस दिया जाएगा, और जो नॉर्थ अमेरिका में जो कॉलोनीज थी वो वापस करी जाएंगी, किसको, फ्रांस को, इस ट्रीटी के तहत। समझे। सेकंड कर्नाटिक वॉर 1749 टू 54, ये बहुत इंपॉर्टेंट डुप्लेक्स है भाई। इस बंदे को बहुत मैं मतलब सल्यूट करता हूँ। ये बंदा ना होता तो आज फ्रेंच ना होता, फ्रांस के बारे में पढ़ना हो रहे होते। इसके अगर इसके साथ और दो तीन अच्छे अच्छे लीडर होते ना, तो शायद इंग्लिश की जगह जो हम फ्रांस के बारे में पढ़ रहे होते, और शायद इंग्लिश की जगह फ्रांस ने हम पे कंट्रोल किया होता। मैं लीडर्स नहीं थे हमारे पास अच्छे फ्रांस में, इंग्लिशों के पास लीडर्स अच्छे थे, इसलिए वो सक्सीड कर पाए। एक ही रीजन ये भी है। ठीक है, डुप्लेक्स द फ्रेंच गवर्नर हु लेड द फ्रेंच आर्मीज टू विक्ट्री इन द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। ये वही था जिसने फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में विक्ट्री प्राप्त करी। ठीक है भाई, देखो ट्रीटी हो रही है, वो अपने आप में विक्ट्री है, मानो या ना मानो। ठीक है, इंस्पायर्ड टू एक्सपेंड हिज अथॉरिटी इन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन साउथर्न इंडिया बाय एंगेजिंग लोकल डायनेस्टी। इसने क्या करा ना, लोकल डायनेस्टीज के साथ हाथ मिला लिया था। कर्नाटिक एरिया के जो डायनेस्टीज थी, जो वहाँ के किंग क्वीन जो किंग थे, तो उनको सपोर्ट करने लग गया था। किंग मेकर बन गया था एक तरीके से, किंग मेकर होता है ना जैसे, वैसे उसने इसने इस तरीके का काम किया था। ठीक है, द इंग्लिश एंड फ्रेंच एग्रीड टू नॉट टू इंटरवेन इन द नेटिव रूलर्स। ठीक है, बट ऐसा हुआ कि ऐसा माना गया कि इंग्लिश और जो फ्रेंच हैं वो क्या करेंगे, नेटिव रूलर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नेटिव मतलब वहीं के लोग। East side was left in the control of the territory that they had occupied at the time of the pact। ठीक है, it became clear that the Indian authority was no longer required for European success, rather than Indian authority was growing increasingly reliant on European backing। मतलब ये कहा जा रहा है कि इससे ये पता चलता है कि जो इंडियन अथॉरिटी थी उनको जरूरत नहीं थी यूरोपियंस की। ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो रिलाय थे उनपे, कहीं ना कहीं उन पर रिलाय थे, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं उन पर रिलाय थे। ठीक है, थर्ड वॉर होती है when Austria attempt to reclaim Silesia 1756, 7 years वॉर बोलते हैं इसको। 1756 से 63 तक चली थी, यूरोप में टूटी थी, यूरोप में शुरू हुई थी मतलब। ठीक है, वंस अगेन फ्रांस एंड यूके वाज अपोजिंग साइड, दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे अगेन। इसके अंदर होती है ट्रीटी ऑफ पीस पेरिस 1763, जिसके अंदर ये होता है कि फ्रेंच इंटरेस्टेड इंडिया बट आफ्टर द वॉर फ्रेंच पॉलिटिकल डोमिनेंस वैनिश। इसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस को उसकी इंडस्ट्रीज वापस करी जाएंगी, लेकिन इस लड़ाई के बाद ऐसा होता है जो पॉलिटिकल डोमिनेंस था फ्रांस का वो क्या हो जाता है, वैनिश मतलब खत्म हो जाता है। डच हैविंग ऑलरेडी बीटन, देखो वही बात है, डच को तो बैटल ऑफ पिटारा में हरा दिया था 1759 में। ठीक है, तो इंग्लिश बिकम ओनली डोमिनेटेड यूरोपियन फोर्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देख रहे हो, ये लड़ाई की फोटो है फ्रांस और इंडिया की, फ्रांस और इंग्लिश के बीच में। अब देखो, इंग्लिश सक्सेस फ्रांस फेलियर, कॉजेस क्या थे। देखो पता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉज बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉज था कि जो इंग्लिश थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी। गवर्नमेंट और प्राइवेट के काम करने में तरीका बहुत डिफरेंट है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है काम कहाँ जल्दी होता है।
ठीक है। फ्रांस क्या थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, उसको ऑर्डर लेना पड़ता था पहले, फिर जाके वो कोई डिसीजन लेती थी, वहां से पहले फ्रांस से ऑर्डर आता था, समझ रहे हो। फ्रांस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेटिंग इट वाज बॉक्स्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज, वही गवर्नमेंट की पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग की वजह डिले रहता था। ठीक है। इंग्लिश नेवी जो सुपीरियर थी फ्रांस नेवी से। ठीक है। तो मैरीटाइम रूट्स में तो ऑब्वियस है, तो जो नेवी सुपीरियर थी तो इंग्लिश को कोई टक्कर दे नहीं सकता था। और कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास सारे इंग्लिश के अंडर थे, और पौंडीचेरी ओनली थी ऐसी अथॉरिटी, ऐसी जगह जो सिर्फ किसके पास थी, फ्रेंच के पास थी। फ्रेंच प्रायोरिटाइज टेरिटोरियल एम्बिशन ओवर बिजनेस इंटरेस्ट, लिविंग द फ्रेंच एंटरप्राइज कैश ट्रैप। मतलब उन्होंने टेरिटोरियल एम्बिशन से ज्यादा बिजनेस को इंपॉर्टेंस। दूसरा ये, इंग्लिश इस टाइम तक टेरिटोरियल इंपॉर्टेंस देने लग गए थे, समझ रहे हो। फिर जो लास्ट आते हैं वो डेनिस, डेनमार्क के लोग। 1616, इनका कुछ ज्यादा रोल नहीं है, बट हमें एक जानना तो जरूरी है ना। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, और 1620 में दे ओपन देयर फैक्ट्री इन ट्रैंकोबार नियर तंजौर, तंजौर में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं। श्रीरामपुर कोलकाता की तरफ ये सेटलमेंट अपनी बनाते हैं। 1845 में डेनिश इंडस्ट्री वर सोल्ड टू द ब्रिटिश, अपनी फैक्ट्री फैक्ट्रियां पहुंच के, ठीक है, वापस चले जाते हैं। ठीक है। इनको सिर्फ इनके मिशनरी वर्क के लिए हम याद कर सकते हैं, क्यों, मिशनरी मतलब क्रिश्चियनिटी का फैलाव करने, ये क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे, बस इनका मेन मोटिव यही था। ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं थोड़ा बता दूं, इंग्लिश सक्सेस अदर यूरोपियन पावर्स वाई, पता होना चाहिए ना। ठीक है। ठीक है। देखो, ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड बाय मर्जर ऑफ मैनी राइवल फर्म्स एट होम, वही मर्चेंट्स के एक कई सारे ग्रुप बना था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनके मेंबर्स थे, एनुअल बेसिस पे रिपोर्ट सब वही होता था। द स्टेट हैड अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फ्रांस एंड पुर्तगाल कमर्शियल फर्म्स, वो कमर्शियल फर्म्स थी दोनों, फ्रांस और पुर्तगाल। ठीक है। रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन वाज नॉट ओनली द लार्जेस्ट बट आल्सो द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड टाइम, नेवी के बारे में बता दिया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अराइव लेट इन अदर यूरोपियन कंट्री, अलग और कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेट आया, अलाउइंग इंग्लैंड टू प्रिजर्व डोमिनेट, कितने इंग्लैंड क्या उनका डोमिनेट बन गया था, डोमिनेटिंग। ठीक है। ब्रिटिश सोल्जर वेल ट्रेन थे, डिसिप्लिन थे, कमांडर्स थे, मैं वही बोला ना, उन पे कमांडर्स थे अच्छे, उनको टेक्निक पता थी। इन कंपैरिजन टू स्पेन, पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन वाज लेस रिलीजियसली। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। और उनके कंपेयर में जो, क्या बोलते हैं, इंग्लिश थे ना, जो इंग्लिश थे वो लेस रिलीजियस जील थी उनके अंदर, वो ज्यादा क्रिश्चियनिटी सबके पर्पज से नहीं आए थे, बाकी सब क्रिश्चियनिटी को फैलाने भी आए थे। द बैंक ऑफ इंग्लैंड, वर्ल्ड फर्स्ट सेंट्रल बैंक, वाज फॉर्म्ड टू सेल गवर्नमेंट डेट टू मैनी मार्केट ऑन द प्रॉमिस ऑफ अ फेयर रिटर्न इन ब्रिटेन डिफीट कंपीटिंग कंट्रीज सच एज फ्रांस। वही है कि इन पे बैंक था, बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। फर्स्ट सेंट्रल बैंक था जिसने बोला था कि आप उनको हराओगे तो आपको पैसे मिलेंगे, इस तरह की चीजें, तो ये एक बेसिक चीजें थी, समझ रहे हो। अगर मैं कंक्लूड करूँ, European arrived in India to trade, but they eventually achieved political administrative control of the nation. Vasco da Gama established direct maritime passage to India 1498 में, ऑब्वियस सी बात है। तो पोर्चुगीज फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट इंडिया, ठीक है, ओके। दूसरा, क्वीन एलिजाबेथ ने ग्रांट कर दिया था चार्टर एक्ट, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी 1600 में, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि यूके ने इंडिया में 200 साल राज किया। ये है क्वीन एलिजाबेथ पर, समझे। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस सर, पोर्चुगीज की सिग्निफिकेंस क्यों, क्योंकि सबसे पहले आए थे भाई, वो ना आते तो कोई ना आता, रूट तो उन्होंने ढूंढा ना। एक तरीके से सिग्निफिकेंस मान लो यूरोपियंस की क्या थी। मोस्ट हिस्टोरियंस एग्री दैट द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस नॉट ओनली सिंगल द बिगिनिंग ऑफ द यूरोपियन एज बट ऑल्सो ग्रोथ ऑफ मैरीटाइम पावर, ऑब्वियस सी बात है, मैरीटाइम पावर की ग्रोथ हुई थी, बट उससे पहले हमारे पास चोलास के एग्जांपल मिलते हैं, चोला डायनेस्टी के, जिस पर मैरीटाइम फोर्स थी, बट पहली बार फॉरेन पावर थी जो वाटर के रास्ते आई थी। ठीक है। द पोर्चुगीज शिप्स वर आर्म विद कैनन, कैनन के, इनके पास कैनन थी। ठीक है। ठीक है। वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सिक्योरिंग अ मोनोपोली ओवर द कॉमर्स बाय थ्रेटिंग यूजिंग फोर्स, ऑब्वियस सी बात है, कैनन के थ्रू वो कॉमर्स ट्रेड रूट पे, क्या बोलते हैं, थ्रेट डरा सकते थे अपनी फोर्स के थ्रू, भाई उन पे कैनन थे, एडवांस थे, बॉडी आर्मर थे, मैचलॉक सोल्जर थे, वेपन्स थे। ठीक है। 16th सेंचुरी में उन्हें डेमोस्ट्रेटिंग मिलिट्री इनोवेशन, मिलिट्री इनोवेशन बहुत थी, डबल डेकर शिप थे, मतलब ऐसे जो शिप होते हैं, ऐसे भी नीचे भी ऊपर, ठीक है, वो था। Significant military contribution made the Portuguese on shore was a system drilling infantry groups, model after the Spanish model, which implemented the 630s as a response to the Dutch pressures. ठीक है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस थे। मैरीटाइम टेक्टिक्स बहुत एडवांस थी इनकी, मल्टी डेक शिप्स थी, मल्टी डेक शिप होते हैं ऐसे नीचे। ठीक है। ठीक है। गोवा बिकम अ सेंटर ऑफ कॉम्प्लेक्स
फिलिग्री वर्क, फ्रेडेड फोजाइल वर्क एंड मेटल वर्क इनकॉर्पोरेटेड डायमंड, डायमंड्स के लिए बहुत फेमस था, सिल्वर में, गोल्ड में। ठीक है। With the interior of churches built under the Portuguese include a lot of woodwork and art as well as painted ceilings, the architectural plans are often आए तो अपने साथ यूरोपियन आर्किटेक्चर लेके आए, जिससे आज कई ऐसे बिल्डिंग्स हमने हमारे टाइम पे बनी हुई है जो आज हम भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो मुझे बताना जिस जिस सिटी से तुम बिलोंग करते हो, जिस स्टेट से तुम बिलोंग करते हो, वहां पर ब्रिटिशर्स की बनाई हुई कौन कौन सी चीजें, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। समझे? तो इसी के साथ आज आपका लेक्चर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद। ठीक है, बाय।